लेटेस्ट जजमेंट 2024 SCMR 1458 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मास्टर एंड सर्वेंट रूल क्या होता है, वर्कमैन क्या होते हैं, सिविल सर्वेंट के लिए क्या रेमेडीज हैं और जिनके रूल स्टैट्यूटरी हैं उनके लिए कानून में क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं। बड़ी अहम जजमेंट है जो सर्विस लॉ, लेबर लॉ ओवरऑल का अहाता करती है और इसमें हर जो लॉयर है उसको ये जजमेंट पढ़नी चाहिए और उस पे उसको बेसिक्स का पता होना चाहिए कि अगर वो लेबर लॉ की, सर्विस लॉ की प्रैक्टिस करना चाहता है तो ये जजमेंट बड़ी अहम है, क्योंकि इस जजमेंट में रेमेडीज का तयन किया गया है कि किस कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज के लिए कौन सी कोर्ट, कौन सा फोरम अवेलेबल है। तो इस जजमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इतनी अहम जजमेंट क्या है, सबसे पहले तो हमने इसकी साइटेशन है, पढ़ी है मैं, नोट करने वाली 2024 SCMR पेज 1458। देयर लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, आयशा मलक, इरफान सादात खां। इस जजमेंट की सबसे जो अहम बात है, इसने आज तक की जितनी भी अवेलेबल साइटेशंस हैं, केस लॉ हैं, उनको डिस्कस किया है। तो इस जजमेंट को डिटेल में पढ़ने के लिए हम इसको अटैच कर देते हैं, आप इसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा। हम इसकी सिर्फ समरी बयान करेंगे और इसमें जो सबसे अहम बात है, इस जजमेंट की जो ख़ास बात है जिसकी वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं, वो आपको इस वीडियो के एंड पे मिलेगी। अगर आपको ये पसंद आए तो इसको शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम टॉपिक की तरफ। इसमें जो बेसिक डिस्कशन है वो मास्टर एंड सर्वेंट के रूल पे है। तो ये समझने के लिए इस जजमेंट में कौन कौन सी कैटेगरी और कौन कौन सी रेमेडीज का तयन किया गया है, इसको समझने के लिए कि इस जजमेंट में एम्प्लॉयज़ के लिए कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। तो जो सिविल सर्वेंट हैं उनके लिए तो सर्विस ट्रिब्यूनल है, जो वर्कर्स हैं उनके लिए लेबर कोर्ट और NIRC हैं, और जिन डिपार्टमेंट के, जिन कॉरपोरेशन के रूल स्टैट्यूटरी हैं, उनके लिए हाई कोर्ट में रिट फाइल है, हो सकती है। अच्छा, अब जो लोग ऐसे हैं किसी भी प्राइवेट या किसी भी कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज जो वर्कमैन में भी नहीं आ रहे, जो सिविल सर्वेंट में भी नहीं आ रहे और जिन डिपार्टमेंट के रूल भी स्टैट्यूटरी नहीं है, वो कहाँ जाएं। तो उनके लिए सितम ज़रीफ़ी का आलम ये है कि लॉ ने आज तक जितना भी लॉ सेटल हुआ उसने उसको मास्टर एंड सर्वेंट डिक्लेयर किया। उस रूल के अंडर वो सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, सेक्शन 9 ऑफ CPC के तहत। इस जजमेंट ने उस गैप का तयन किया जिसकी बाबत हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बनाई है। सबसे पहले एक जजमेंट आई थी ज़री तरक्याती बैंक वर्सेस किश्वर खां। ये साइटेशन थी इसकी 2022 SCMR 1598। और इस जजमेंट में क्या होल्ड हुआ, इसमें ये होल्ड हुआ कि सिविल कोर्ट के पास इख्तियार समात है उन लोगों की जो सर्विस में भी हैं और वो मास्टर एंड सर्वेंट की डेफिनेशन में आते हैं, स्टे दे सकती है। तो इसमें रिकवरी इस डिपार्टमेंट ने, ज़री तरक्याती बैंक ने रिकवरी की और रिकवरी की बाबत सिविल सूट फाइल किया गया और सिविल सूट में स्टे हो गया और वो मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें उनके लिए स्टे की ऑप्शन ओपन कर दी। वेयर ऐसे इससे पहले जितनी भी नंबर ऑफ जजमेंट्स हैं उसमें सिर्फ इतना तयन किया गया कि जब आप टर्मिनेशन आपकी हो जाए, रॉन्गफुल डिसमिसल हो जाए, तो जो मास्टर एंड सर्वेंट रूल वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस, सूट फॉर डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। अब आप समझते हैं सिविल रेमेडी का तो ये है कि अल्लाह रहम करे, एक जनरेशन उसको करेगी, दूसरी जनरेशन उसको वाइंड अप करेगी। तो इस जो गैप का तयन इस जजमेंट में किया गया और देयर लॉर्डशिप ने बड़ी अहम इसमें सजेशन दी।
बाकी तो सारी चीज़ों का अहाता किया ही किया और साथ में उन्होंने रेलिवेंट अथॉरिटी को सजेशन भी दे दी। हम उस रेलिवेंट पैरा को पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको वो समझ आ सके कि इस जजमेंट में बेसिक क्या होल्ड हुआ है। पैरा नंबर 20 ऑफ दी जजमेंट, इसमें तो रेमेडीज का जिक्र है कि इसमें लिखा है कि जो सिविल सर्वेंट हैं उनके लिए सर्विस ट्रिब्यूनल्स हैं और वो अगर उनके रूल्स स्टैट्यूटरी हैं तो वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और इसी तरह अगर एम्प्लॉई की जो जहाँ वो काम कर रहा है वो इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है तो उसके जो वर्कर्स हैं वो लेबर कोर्ट या एनआईआरसी में जा सकते हैं। इसी तरह एंड पे उन्होंने कहा जो लोग मास्टर एंड सर्वेंट की डेफिनेशन में आते हैं उनके लिए सिविल कोर्ट है। अब पैरा 21 में उन्होंने जो रिफॉर्म्स का जिक्र किया, जुडिशियल रिफॉर्म्स बैकअप एंड रीइंफोर्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस which is indispensable for safeguard, preserving and maintaining the rule of law as well as encouraging timely delivery of justice. In our view, it is somewhat expedient and pragmatic to plan some special legislation, not in fashion of Section 2A inserted in STA without amending the definition of civil servant in Civil Servant Act 1973 to cope with the situation, deal with the this gray area, and get rid of this archaic principle by establishing a special tribunal court under a special law to approach the cases of employee under the relationship of master and servant, which would not only uphold the basic human value which are vital to our social and economic lives, but would virtually be a milestone by the government in safeguarding the fundamental rights of an extremely large category of employee who are deprived of expeditious access to justice as a consequence of no backing of statutory rule of service in various statutory organization, corporation, autonomous body, and in particular the person employed in private, industrial and commercial establishment who are excluded from the definition of worker or workman under the labor law due to the nature of their job. According to the master's mindset, the employee can be dismissed or terminated overrightly with a good, bad, or no reason at all, without providing an opportunity of fair hearing on the justification of having no statutory flavor to regulate such employment on the account of no expeditious remedy or a forum to challenge the adverse action. Such employee have to file civil suit and wait for a number of years for their decision. But if they are allowed a fast-track remedy under some legislation, ensuring that some lawful justification for termination of contract of employment is provided, and if such legislation also creates some rights and obligation for employers and employee with the formation of special courts or a tribunal, then their cases will be decided on speedy pace, just as a case of civil servant and a workman's worker are decided by service tribunal, NIRC, and a labor court within lesser time than the time normally consumed in civil court. If any such tribunal or special court is constituted under some special law, it will not only ensure the check and balance, but urgently and frequently ease the alleviate the suffering of aforesaid category of employee who presently have to go through the miseries, turmoil of rigorous and rigidities of procedure and backlog of cases for a long time. तो ये इस जजमेंट का जो बहुत
अहम पैरा है, ये हमने इसलिए इसको रीड आउट किया कि इसमें देयर लॉर्डशिप ने सजेस्ट किया कि एक स्पेशल लॉ फॉर मास्टर एंड सर्वेंट पीपल्स के लिए बनाया जाए, उनके लिए स्पेशल रेमेडी बनाई जाए, ट्राइब्यूनल्स बनाए जाए। लेकिन अगर देखा जाए तो ऑलरेडी इसमें ट्राइब्यूनल भी अवेलेबल हैं, कोर्ट्स भी अवेलेबल हैं, सिर्फ इंटरप्रिटेशन क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, थोड़ी सी अमेंडमेंट की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, लेबर लॉ के अंडर लेबर कोर्ट्स मौजूद हैं, अगर वो प्रोविंशियल डेफिनेशन में आती है तो पीरा मौजूद है, और अगर वो ट्रांस प्रोविंशियल इस्टेब्लिशमेंट है तो उसके लिए आईआरए मौजूद है। अब इन दोनों लॉ के अंडर अगर हम आईआरओ 1969 को देखें तो सेक्शन 34 हुआ करता था, फिर उसके अंदर से सेक्शन 25A निकला, और अब वही सेक्शन 33(9) सब सेक्शन 9 है आईआरए का, और सेक्शन 60 है आईआरए का। उसमें रेमेडी एट द टाइम ऑफ आईआरओ 1969 एम्प्लॉयर्स के लिए भी वही रेमेडी थी जो एक वर्कमैन के लिए थी। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम लॉ ने, जो कोर्ट्स ने उसकी इंटरप्रिटेशन इस तरह की कि एम्प्लॉयर को रेमेडी लेस कर दिया गया। वैसे वेयर एज के जब इस लेजिस्लेशन की जो इंटेंशन थी उसको अगर सेक्शन 34 जो फर्स्ट टाइम 1969 में इंट्रोड्यूस हुआ, उसमें अगर देखा जाए तो उसमें रेमेडी फॉर 3 कैटेगरी, एक एम्प्लॉयर, दूसरा सीबीए और तीसरा वर्कमैन के लिए एक ही रेमेडी थी कि वो मे अप्रोच टू दी लेबर कोर्ट, उस वक्त लेबर कोर्ट के लिए थी। तो अगर इसकी इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरह हो जाए कि एम्प्लॉयर भी अपने ग्रीवियंस के लिए लेबर कोर्ट यानी आरसी जो भी उनकी रेलिवेंट कोर्ट बनती जा सकें, तो मास्टर एंड सर्वेंट की डेफिनेशन में हर आने वाला मास्टर एंड सर्वेंट की डेफिनेशन में हर आने वाला बंदा जो है वो लेबर कोर्ट या नई आरसी में रजू कर सकता है। नया सेटअप बनाना इंतहाई मुश्किल है, नई लॉ अमेंडमेंट, नए ट्रिब्यूनल, और वो फिजिकली फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं है। लेकिन इधर तो थोड़ी सी अमेंडमेंट, थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन के साथ, जिस तरह इस वक्त सेक्शन 33 बड़ा क्लैरिटी के साथ इंडिविजुअल वर्कमैन्स को ग्रीवियंस के रिड्रेसल के लिए लेबर कोर्ट या नई आरसी का इख्तियार देता है के पास जाने की प्रोविजन है, इसी तरह मास्टर्स एंड सर्वेंट जो मैनेजर हैं, जो एम्प्लॉयर की कैटेगरीज में आते हैं, जो कि वर्कमैन नहीं, उनके लिए भी लेबर कोड या एनआईआरसी में जाने की प्रोविजन डाली जा सकती है। वेर एज के है लेकिन एम्बिगुअस है, और उसको कोर्ट्स ने कुछ इस तरह डील किया कि वो अब इस वक्त आप उसको कह सकते हैं कि वो डिफेक्टिव हो चुकी है, काबिल इस्तेमाल नहीं रही। उसमें अगर क्लैरिटी आ जाए कि एम्प्लॉयर भी अपने इंडिविजुअल ग्रीवियंस के लिए लेबर कोर्ट यानी आरसी जा सकते हैं अपने किसी भी इशूज़ के लिए जिसको लॉ ने प्रोटेक्ट किया, जिसको कॉन्ट्रैक्ट लॉ ने प्रोटेक्ट किया, या जिसमें एट पार लोगों को जो रिलीफ दिया जा रहा है उसके लिए, यानी कि एनी ग्रीवियंस के लिए, एनी ग्रीवियंस रिड्रेसल के लिए वो कोर्ट्स में जा सकते हैं। तो ये रास्ता ओपन हो जाएगा और ये जजमेंट इम्प्लीमेंट भी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।